नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूँ आपका संदीप देव। ये जो स्ट्रीम है वो थोड़ा डिफरेंट है। इस समय मशहूर क्रिकेटर, राजनेता और कॉमेडियन कहिए सिद्धू, उनकी चर्चा चारों तरफ है। नवजोत सिंह सिद्धू, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था और कैंसर चौथे चरण में प्रवेश कर चुका था। डॉक्टरों ने कह दिया कि इनके बचने की उम्मीद सिर्फ 3% है, सिर्फ 3%। और सिद्धू ने हार नहीं मानी और सिद्धू ने उनके पूरे खान-पान में बदलाव किया और उनके ही नहीं, पूरे घर के खान-पान में बदलाव। उन्होंने कहा कि मैं लगातार पढ़ रहा था और पढ़ते हुए मैंने सारे घर में मैदा बंद, आटा बंद, चाय बंद और उन्होंने जो होम रेमेडीज़ हैं, जिसको हम कहें कि आयुर्वेद और जिन मसालों पर कब्जा करने के लिए ब्रिटिशर्स भारत में घुसे थे, पुर्तगाल भारत में घुसे थे, उनका प्रयोग किया। लगातार उन्होंने कहा मैंने 5-5, 6-6 घंटे में लगातार पढ़ता था और वो नींबू पानी, कच्ची हल्दी, सेब का सिरका, नीम की पत्तियाँ, तुलसी, अनार का जूस, आंवला, चुकंदर, अखरोट, कद्दू का जूस, इन चीज़ों के ज़रिए कैंसर के फोर्थ स्टेज में पहुँच चुकी अपनी पत्नी जिसके लिए डॉक्टरों ने बड़े-बड़े मेडिकल जो एलोपैथ के डॉक्टरों ने सर्जन ने हाथ खड़े कर दिए थे, उन्हें बचा लाए। और ये एक इंस्पिरेशन वाली स्टोरी होनी चाहिए थी, पति-पत्नी का प्रेम, उनके लिए पूरा परिवार, बेटे-बेटी जुटे रहे और भारतीय आयुर्वेद घर के मसालों के उपयोग से इस चीज़ पे कंट्रोल किया और इसी इंस्पिरेशन के लिए इन्होंने एक प्रेस वार्ता रखा अपने अमृतसर वाले घर पे। लेकिन किसी का नाम नहीं लिया सिद्धू ने, डॉक्टरों की तारीफ़ की, अस्पताल की तारीफ़ की, जहाँ इनका इलाज हुआ, कीमोथेरेपी हुआ। लेकिन एकाएक मेडिकल फ्रेटर्निटी, एलोपैथ की मेडिकल फ्रेटर्निटी बिलबिला उठी। उन्हें लगा कि यदि इस तरह से कैंसर ठीक होने लगा, तो उनकी इतने बड़े साम्राज्य का क्या होगा? और सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी नवजोत सिंह सिद्धू के विरोध में उतर आई, जबकि सिद्धू ने किसी का नाम भी नहीं लिया था, किसी भी तरह से। सबसे बड़ा जो देश का कैंसर इंस्टीट्यूट है, टाटा मेमोरियल ने तो बाकायदा इसकी इसके लिए प्रेस रिलीज़ जारी कर दी। उनके सारे कैंसर के डॉक्टर्स एक साथ आ गए, सारे एलुमनाई एक साथ आए और उन्होंने 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने इस पर सिग्नेचर करके एक पत्र जारी कर दिया। सारे भारत के जो कैंसर स्पेशलिस्ट दुनिया के बिलबिलाने लगे, ये गलत कर रहे हैं सिद्धू। भई आप ही के फ्रेटर्निटी ने उनको उनकी पत्नी के जीवन को के लिए सिर्फ 3% चांस दिया था और किसी ने भारतीय आयुर्वेद का प्रयोग करके अगर बचा लिया तो आपको दिक्कत होने लगी। आज इसी पूरे मुद्दे को हम कमांडर नरेश मिश्रा जी से समझेंगे, जो जायरोपैथी के जनक हैं। आपको बता दूँ, जायरोपैथी भारतीय आयुर्वेद और भारतीय न्यूट्रिशंस जो हमें हमें पहले भोजन में मिलता था, लेकिन अब चूँकि भोजन दूषित हो गया, ज़हरीला हो गया, एक्स्ट्रा कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है, खेती में यूरिया एक्स्ट्रा डाला जा रहा है। तो न्यूट्रिशंस और आयुर्वेद को मिलाकर उन्होंने जैरोपैथी नाम से एक पैथी विकसित की और उन्होंने भी बड़ी संख्या में, मैं इसका गवाह हूँ कि कैंसर मरीजों को ठीक किया है, लीवर सिरोसिस वाले को ठीक किया है, बड़े-बड़े और मेरा सर्वाइकल उन्होंने खत्म किया है। तो आज उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सिद्धू जो कह रहे हैं, उसमें कितनी वास्तविकता है? क्या ये हो सकता है, सिद्धू जो कह रहे हैं? हालाँकि उनकी पत्नी तो जीवित होके अस्पताल से आ गई और उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तो प्रमाण तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी पूछेंगे कि हो सकता है? और यदि हो सकता है, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी लोगों को के जीवन बचाने से अधिक अपने धंधे पर क्यों फ़ोकस किए हुए है? सिद्धू ने कहा कि कैंसर में करोड़ों लोग फूँक देते हैं, बाहर विदेश, अमेरिका भाग रहे हैं। मैंने मुश्किल से 10 से 12 लाख रुपए खर्च किए और जब डॉक्टर ने जवाब दिया तो अपने प्रयोग किए। तो जीवन बचाना महत्वपूर्ण है या बिज़नेस चलाना महत्वपूर्ण है
कैंसर के नाम पर इसे ही समझने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जॉइन बटन से चैनल बचाए रखिए और कंटेंट का मूल्य ज़रूर चुकाइए, ताकि व्यूअरशिप और विज्ञापन के दबाव से मुक्त आपको साफ-सुथरी पत्रकारिता मिल सके। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। मैं लौटता हूँ इस प्रोमो के बाद और सीधे कमांडर साहब के पास चलेंगे। उन्होंने भी अपने जीवन में, अपने घर में बीमारी देखकर जब सबने हाथ खड़े कर दिए थे, तो अपने सर्विस से समय लेकर उन्होंने, और वो जल सेना में थे, वहाँ से समय लेकर उन्होंने इसी चीज़ को विकसित किया। सिद्धू ने सिर्फ़ अपनी पत्नी तक रखा और लोगों को बताया, पर इन्होंने उस सप्लीमेंट्स को लोगों तक पहुँचाने का काम किया। तो सीधे उनसे जुड़ेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्ते सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया स्पीक्स डेली में। नमस्ते संदीप जी, थैंक यू वेरी मच। आज आपने इस इन डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया। मैंने जी, रिस्क लिया सर, मैं तो देख रहा हूँ कि उस तरह के वीडियोज़ भी डिलीट किए जा रहे हैं यूट्यूब से। मतलब दुनिया में एक जी, जी, अजब-सा सेंसरशिप लगाया हुआ है कि सच को जी, कोई सच बोले नहीं। और मैं अभी जी, गाँव गया था सर, जैसे आपने अपने परिवार में स्थिति को देखकर ज़ायरोपैथी विकसित किया, सिद्धू ने जो चीज़ों का प्रयोग किया लोगों को बताया, तो मैं भी गाँव गया था, तो बहुत दूर, यहाँ से मेरे घर से करीब 300 किलोमीटर दूर मैं गया, 300 किलोमीटर अप डाउन, 600 किलोमीटर। और उन्होंने सर्वाइकल का, उनकी पत्नी को भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि इसी तरह रहेंगी, बिस्तर से उठ नहीं जी, पाती थी। सर्वाइकल कह रहा हूँ, ये साटिका साटिका। और जी, उन्होंने, कम पढ़े लिखे हैं, 10th क्लास के हैं, और उन्होंने एक ऐसी दवाई विकसित की अपनी आयुर्वेद से ही, मसालों से और सबसे, और आज वो सबको मुफ्त में वो पुड़िया दे रहे हैं और लोग वहाँ रिटायर्ड जज पहुँच रहे हैं। आपसे जी, कहें पुलिस के डीएसपी पहुँच रहे हैं, बड़े-बड़े लोग पहुँच रहे हैं और उनका वो साटिका का जो नर्व का की बीमारी है उसको वो दूर कर रहे हैं। तो भारत में ये ताकत है। तो मैं इसी पे बात करना चाह रहा हूँ सर कि जो सिद्धू ने कहा है, भारत की इस ताकत को लोगों के समक्ष रखा है, उसमें कितनी जी, सच्चाई है? क्या 4th स्टेज पे पहुँचे हुए मरीज, कैंसर के मरीज को, जहाँ डॉक्टरों ने कहा सिर्फ 3% बचने की उम्मीद है, उसको जी, हमारे आयुर्वेद, हमारे घरेलू उपचार या नुस्खे कहीं, उसके ज़रिए वापस सर्वाइव किया जा सकता है। जी, संदीप जी, जो सिद्धू जी ने कहा है, वो पूरी तरह से सच्चाई है और मैं उसके साथ पूरी तरह सहमत हूँ। क्योंकि पिछले 25 सालों में ये जो 4th स्टेज कही जाती है, इसका थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है लोगों में, मासेस में, तो मैं 4th स्टेज बताना चाहूँगा कि जब आपके शरीर के 4 या 4 से अधिक अंगों में मेटास्टेसिस शुरू हो जाए, यानी कि कैंसरस सेल बनने शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो 4th स्टेज है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कैंसर की है, वो स्टेज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटेंसिटी, वो कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है। उसकी इंटेंसिटी क्या है, वो कितना किस ऑर्गन को डैमेज कर रही है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ है। न जाने कितने 4th स्टेज के कैंसर केस हमारे पास आए हैं और यहाँ तो हॉस्पिटल इलाज कर रहा था इनकी वाइफ का। हमारे पास तो ऐसे भी आते हैं जिन्हें हॉस्पिटल कह देते हैं कि ले जाइए घर में, इनकी सेवा कर लीजिए कुछ दिन, 10-15 दिन। तो इस तरह के भी केसेज़ आए हैं, जिन्हें पूरी तरह से राहत मिली है। तो ये जो सिद्धू जी ने कहा है, ये एकदम सच्चाई है और मैं उनके साथ पूरी तरह खड़ा हूँ और सहमत हूँ इस बात के लिए कि इसका उपचार संभव है। लेकिन हाँ, जो पद्धति आज चल रही है, ज़्यादा प्रिवेलेंट है, उसमें संभव नहीं है। इस पर पहले भी कई पिक्चरें बनी हैं, कट, पॉइज़न, बर्न के नाम से, यदि आप देखेंगे तो यूट्यूब में अवेलेबल है। जहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इसके ज़रिए ठीक नहीं हो सकते लोग। और आज भी ये लिखा हुआ है, मेडिकल साइंस में चीज़ों में बताया भी जाता है
और जितनी मैगज़ीन और पब्लिशिंग है, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैंसर लगभग 70%, 60 से 70% कैंसर पेशेंट इलाज से मरता है, ना कि कैंसर से। तो ये चीज़ें एकदम सही हैं जो सिद्धू जी ने कही। ये एकदम सही है। सर, ये आपने सही कहा, मैंने देखा कि कई डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद अपने जीवन में तो उपयोग में लेते हैं, मैं एलोपैथ के डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ और वो जी, अनऑफिशियल बातचीत में ये बात कहते हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं कहते, कहते हमारा मेडिकल प्रोफ़ेशन इसकी अनुमति नहीं देता। तो पता जी, नहीं मेडिकल प्रोफ़ेशन लोगों की जीवन बचाने की अनुमति नहीं देता, मैं समझ नहीं सकता। सिद्धू ने सर कहा अपने कॉन्फ्रेंस में कि पत्नी के आहार में मैंने बदलाव किए, मैदा जी, बंद किया, आटा बंद किया, अनाज बंद किया और आहार में नींबू पानी दिया, कच्ची हल्दी दी, सेब का सिरका दिया, नीम की पत्तियाँ दी, तुलसी दिया, कद्दू दिया, अनार दिया, आंवला, चुकंदर, अखरोट दिया और वो स्वस्थ हुई। उनका कहना था कि ये आम लोगों को पता होना चाहिए, जो लोग सोचते हैं कि कैंसर हो गया तो हम अब कहीं के नहीं रहे। आम लोगों को पता होना चाहिए कि वो अपने घरेलू इलाज से इसको ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ें जो है ये किस तरह के लोगों को पता चलेगा सर क्या खाना चाहिए, क्या नहीं? क्योंकि मेडिकल साइंस तो इसकी अनुमति देता नहीं है। तो सिद्धू ने जो कहा है, उसको अगर फ़ॉर्म के रूप में रखिए आप, तो किस तरह से कोई आपने इतने इलाज किए हैं कैंसर के मरीज़ का, उसके आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? संदीप जी देखिए, सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि ये कैंसर है क्या? और ये क्यों होता है हमारे शरीर में? जैसे कि कैंसर के जो सेल्स हैं वो हमारे सबके शरीर में मौजूद हैं। कोई ऐसा शरीर नहीं होगा जिसमें कैंसरस सेल उपलब्ध नहीं है। लेकिन और यही कैंसर के सेल हैं जिसके कारण हमारा जन्म हुआ, ग्रोथ हुई और आज हम इस जगह पर हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन होता है और उस प्रोसेस से सेल मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है और ये सेल इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है कि ये जो शरीर का पूरा कंस्ट्रक्शन है 9 महीने के अंदर अंदर 3.5 किलो का बच्चा तैयार हो जाता है और 20 साल में 80 किलो और 6 फुट का आदमी तैयार हो जाता है। दिस इज ऑल, ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल से होता है और मल्टीप्लिकेशन जब ये बॉडी कंप्लीट हो जाती है अपने डीएनए के हिसाब से, तो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस स्विच ओवर हो जाता है डिवीजन में और ब्रेन के नर्व सेल्स को छोड़ के बाकी सभी सेल वो डिवीजन के प्रोसेस से अपने आप को मेंटेन करते हैं। एक सेल मरता, एक नया सेल उगता है तो पहले वाला सेल खत्म हो जाता है, उसको रिप्लेस कर देता है। यही प्रक्रिया है बॉडी के जीवित रहने की, क्योंकि ये सेल्स की हर सेल की लगभग मिला के देखा जाए तो मैक्सिमम 2.5 साल लाइफ है। तो 2.5 साल में पूरे सेल रिन्यू होने होते हैं हमारे शरीर के और वो हो रहे हैं। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जब ये स्विच ओवर होता है, बॉडी का कंस्ट्रक्शन हो गया और उसके बाद ये डिवीजन में जब चेंज ओवर होता है, उस समय पर कुछ सेल्स जो ये फास्ट मल्टीप्लाइंग सेल हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक है मल्टीप्लिकेशन, तेजी से ग्रो करना, ये सेल्स इम्यूनिटी के कंट्रोल में कुछ बॉडी के अंदर प्रिजर्व कर दिए जाते हैं और क्योंकि इनकी जरूरत तब पड़ती है जब आपकी हड्डियां टूट जाए या कोई गहरा घाव हो जाए जिसको भरने के लिए ज्यादा सेल बनाने की जरूरत पड़े, क्योंकि सेल डिवीजन इन कामों को पूरा नहीं कर पाएगा और ये इमरजेंसी रिपेयर के लिए हमारी इम्यूनिटी के कंट्रोल में होते हैं बॉडी में। तो कैंसर होने का जो मेन कारण है, अब ये सेल जब तक इम्यूनिटी के कंट्रोल में है तब तक अंडर कंट्रोल काम करता है, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करता है। लेकिन जैसे ही ये सेल बाहर आ जाता है और इम्यूनिटी के कंट्रोल से फ्री हो जाता है तो ये अपनी मनमानी करने लगता है, यानी कि फास्ट मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देता है। जहां भी होगा वहीं उसकी कैरेक्टरिस्टिक ही एक है, यदि तेजी से मल्टीप्लाई होना। और इस फास्ट मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल को कैंसर कहा जाता है। तो ये है कैंसर। अब शुरुआत कहां से हुई कैंसर की? कैंसर की शुरुआत होती है लो इम्यूनिटी से, क्योंकि यदि आपकी इम्यूनिटी डाइग्रेस हो गई, अब इम्यूनिटी क्यों डाइग्रेस हो गई, इम्यूनिटी लो क्यों हो गई?
खान-पान की प्रॉब्लम सभी को पता है पूरे संसार को, मैं उसको एलैबोरेट नहीं करना चाहता। और दूसरा टॉक्सिसिटी लेवल, शरीर के अंदर जो विषैलापन जा रहा है, वो इमरजेंसी हो गई बॉडी के लिए, क्योंकि यदि ये विष शरीर के अंदर रहेगा, तो शरीर खत्म हो जाएगा। उसको निकालने के लिए पूरा जो इम्यूनिटी की जो पूरी पावर है, वो वहाँ डाइवर्ट हो जाती है। और इस कारण से जो डे टू डे मेंटेनेंस और रख-रखाव है, उसपे इम्यूनिटी फोकस नहीं कर पाती। और ये सेल्स जैसे ही फ्री होते हैं, ये मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और शरीर में कैंसर बनना शुरू हो जाता है। तो इस और कैंसर को 2 चीजें सपोर्ट करती हैं। पहला तो है एसिडिक एनवायरनमेंट। यदि शरीर के अंदर, आपके शरीर में एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा है, तो सर्टेनली कैंसर बहुत तेजी से, कैंसर सेल ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। और दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि शुगर, आटा, मैदा, चीनी, इस तरह की जितनी भी चीजें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट ज्यादा है, वो सभी कैंसर को थ्राइव करने में मदद करती हैं, कैंसर को बढ़ने में मदद करती हैं। तो बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, वो हमें एसिडिक करना होगा, और वो सब चीजें जो ये इन्होंने खाया पिया, एक्सक्यूज मी, उससे उन सब चीजों में परिवर्तन हुआ। ये खान-पान के परिवर्तन से हुआ क्या शरीर में? कार्बोहाइड्रेट्स की स्टार्विंग हो गई बॉडी में, और जो उन्होंने वो गैप दिया खाने के लिए बीच में 12 से 16 घंटे का, उससे इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई। इसके कारण जब भाई सेल्स को कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो अपने आप को ही खाने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया जो शुरू हुई, और उन्होंने पानी के बारे में भी बताया है कि पानी उन्होंने 7 पीएच का पानी यूज किया इस 40 दिन के दौरान। इस कारण से उनके शरीर का जो एनवायरनमेंट था, वो एल्कलाइन था। अब ये तीनों कंडीशंस मिलकर कैंसर के सेल्स को खत्म करने लगी, और इस तरह से कैंसर खत्म हुआ। बाकी जो चीजें आप बता रहे हैं, वो तो उसके सपोर्ट में है। दे आर सपोर्टिंग द दीज थिंग्स टू हैपन इन द बॉडी। तो इस तरीके से एक यदि बार सर, लॉजिकली वो और रूटीन सिद्धू ने क्या रूटीन बताया है, एक बार मैं चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या किया बदलाव, पूरे खान-पान कैसे किया, वो आप ज़रूर बताइए, आपने तो सुना होगा सर। जी, मैंने उनको सुना है, उन्होंने खाने में जो है मतलब एक तो खाना शाम को सूर्यास्त के पहले कर लेते थे। यानी कि शाम होते ही सूर्य ढलने से पहले, और ये हिंदू उसमें पूरे सनातन में ये बताया जाता है कि खाना आप सूर्यास्त के पहले खाएं। और सुबह उन्होंने शुरुआत की खाने की 10 बजे के बाद। तो यदि आप देखें, शाम को 6 बजे से लेकर उनको लगभग 10-12 घंटे का समय मिल गया शरीर को, उसके अंदर कोई खाना नहीं गया। तो जब खाना नहीं गया, तो सेल्स की जो खाने की जरूरत है या ईंधन की जरूरत है, वो क्या करेंगे, अपने आप को ही खाना शुरू कर देते हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग से ये फायदा हुआ। ऐसे भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, जहां लोगों ने 28-28, 30-30 दिन, 32-32 दिन फास्टिंग करके अपने कैंसर को खत्म किया है, ओनली फास्टिंग से। क्योंकि उन्होंने खाया ही नहीं, सिर्फ पानी पिया, और कैंसर खत्म हो गया उनके शरीर से। तो ये जो प्रोसेस है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हमारे शरीर के अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग है, और शरीर उसी हिसाब से काम करने लगता है। फिर उन्होंने जो पहली शुरुआत की, जो खाने की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने एक जूस से किया। चाय बंद कर दिया, और चाय के तो आप भी मतलब लाभार्थी हैं चाय बंद करने के तो। ज़बरदस्त! मेरा तो जी, सर्वाइकल, आपने जो इलाज किया, सर्वाइकल जो खत्म हुआ, वो जी, चाय इसमें बड़ा कारक है। चाय साफ हम देखते भी नहीं चाय को। जी, जी। तो उन्होंने उसकी जगह जो है एक तरीके का काढ़ा बनाना शुरू किया, जिसमें वो दालचीनी, इलायची, तुलसी, इस तरीके की चीज़ों को उसमें डाला, अदरक, और उसका वो गुड़ डालकर, मतलब बेसिकली जो स्वीटनर था, वो गुड़ का प्रयोग करते थे, वो भी कम क्वांटिटी में। क्योंकि ये जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, ये भी कैंसर को बढ़ने में मदद करती हैं। तो वो थोड़ा-सा गुड़ यूज़ करते थे उसके साथ, और वो उनकी पहली ड्रिंक होती थी। उसके बाद आधा-आधा घंटे की स्टेज में फ्रूट्स, जूस, और अधिकतर लगभग 70% जो उनकी डाइट थी, वो रॉ डाइट थी।
जबकि मॉडर्न मेडिसिन मना करती है कि आपको कोई भी चीज रॉ नहीं खानी है। तो आप समझ सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, और पानी जो वो पी रहे थे वो 7 पीएच का पानी बता ही रहे हैं, तो एसिडिक एनवायरनमेंट बॉडी का कम किया, उसको एल्कलाइन बनाया, और कैंसर जिन चीजों को खा के कैंसर तेजी से बढ़ता है, उन चीजों को कट कर दिया उन्होंने। और शाम का भोजन जो है उन्होंने सूर्यास्त के पहले कर लिया। तो ये जो चीजें हैं, इसमें नीम शामिल है, बहुत सारी और चीजें उन्होंने बताई हैं, जो कि हर आदमी वीडियो पर देख सकता है, मैं उसका उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये सब चीजें मिलकर वही 3 फंक्शन कर रही थी जो मैंने बताया, बॉडी का एसिडिक एनवायरनमेंट कम करना, इम्यूनिटी बढ़ाना, और वो फास्टिंग के जरिए सेल्स को किल करना। तो ये जो काम हुए उसके कारण उनकी वाइफ ठीक हुई, और ये पूरी तरह से संभव है। और यही काम, एग्जैक्टली सेम काम, हम सप्लीमेंट्स के जरिए करते हैं। सप्लीमेंट्स और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो बनाते हैं, जिसके जरिए हम कैंसर का इलाज करते हैं, इज एग्जैक्टली द सेम थिंग इन टैबलेट फॉर्म। क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि यदि हम यहाँ लोगों को बताएं कि इस तरीके की पद्धति पूरी फॉलो करिए, तो वो बहुत कठिन है हर आदमी के लिए फॉलो करना, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट हो गई है। लोगों को कन्वीनियंस भी चाहिए और ये चीजें भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत बार लोगों को, ये जितनी भी चीजें इन्होंने बदलाव किए, वो सब शुद्ध चीजें थी। उनकी वाइफ ने बताया कि वो खुद भी फूड इंस्पेक्टर थी, और वो जब रेड मारती थी तो उन्हें कभी कोई चीज दुकानों में शुद्ध मिली नहीं। मतलब बहुत सारा उन्होंने उल्लेख किया है, और उनके वीडियो में इस चीज का विवरण बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि क्या उन्होंने किया। लेकिन ये शुद्ध खाना मिलना, ये भी एक कठिन काम है आज की असंभव। डेट में। हाँ, ये बिल्कुल ही एकदम असंभव है। अभी आप जो बता रहे थे कि वो सैटका का इलाज उन्होंने वहां आयुर्वेद की चीजों से कर दिया, वो बिल्कुल संभव है। आज आयुर्वेद में तो ये सब शक्ति है, लेकिन जो ये परिवर्तन आया है हमारे उसमें, हैबिटेट में, जो ये चेंजेस आए, ये केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो भर गया, इसके अलावा जो चीजें मिलावट की जा रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि भाई लोग कहते हैं हल्दी खाइए, हल्दी बहुत अच्छी है। नो डाउट, बेस्ट टर्मरिक इज वन ऑफ द बेस्ट एंटीबायोटिक्स, नेचुरल एंटीबायोटिक्स इन द वर्ल्ड। लेकिन रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इसमें लेड लेड मिलाया जा रहा है। तो हल्दी में लेड क्यों मिला रहे हैं? जिससे कि उसका वजन ज्यादा हो जाए, हल्दी कम देनी पड़े, वो लेड की वेट के कारण उनका वजन बढ़ जाता है, तो उनको सेल में फायदा होता है। लेकिन इस लेड से न जाने लाखों लोगों की किडनी खराब हुई होगी। तो इस तरीके हम्म। से जो ये इंसानियत खत्म हो गई है, हर चीज में मिलावट, हर चीज में पेस्टिसाइड, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है? ये इंसानों को खत्म करने का तरीका है। और चूंकि सिद्धू साहब को तो ये शुद्ध चीजें उपलब्ध हो गई, और उनकी वाइफ में ये परिणाम दिख गया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो इस बात से इतना खुश हूं कि कम से कम आज हमारी बात तो बहुत कम लोग सुनते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं। लेकिन सिद्धू साहब ने ये बात कही तो लोगों को आज दुनिया भर को पता तो चला। हाँ, एक सेलिब्रिटी को लोग ज्यादा सुन लेते हैं, ज्यादा समझ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो सेलिब्रिटी हैं। आपने एक जी बात सर कही कि मेडिकल साइंस कहता है रॉ भोजन नहीं करिए। मुझे याद है, हम अपने शास्त्र में मैंने पढ़ा है, कच्चा भोजन को सबसे प्राथमिकता दी गई है, प्रथम स्तर पे डाला गया है। जी जो बिल्कुल। सलाद आदि होता है, खीरा, टमाटर, ये सब जो है, उसको प्रायोरिटी, सबसे पहला शुद्ध भोजन है कच्चा भोजन। फिर जी मतलब जो ये सब चीजें हैं। पर मेडिकल साइंस तो उल्टा करता जा रहा है, पूरा पिरामिड उलट के रख दिया उसने। ये बड़ी आश्चर्य की बात संदीप जी, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, है है। ना, हाँ, कि ठीक कहीं बात है, ऐसा ना बैन भी हो, हो जाएगा। हाँ, कि सिद्धू जी की तरह हमारे पीछे भी अटैक शुरू हो जाए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये है
कि लोग समझें इस बात को कि आज जो हमारा पहले से खान-पान पद्धति थी, चीज़ें थी, जो आयुर्वेद था, उसमें बहुत बड़ी ताकत थी। लेकिन हुँ। बहुत सारे और कारण आक्रांता आई, ये हुआ 2000 सालों से हम गुलामी में चल रहे हैं, हमारी सब चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी गई, बहुत सारा हुआ। जड़ी-बूटियाँ भी नष्ट हो गई हैं बहुत सारी, जो आयुर्वेद में जिनका उल्लेख है, मिलना मुश्किल है। लेकिन उसमें शक्ति थी और वो आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने में स्वस्थ रखने में मतलब पूरी तरह से सक्षम था वो सिस्टम। और तभी तो लेकिन सर आज वेद के समकक्ष रखा, आयुर्वेद को वेद कहा गया। नहीं, आयुर्वेद क्यों कहा गया? आयु का वेद, मतलब आपकी आयु को बढ़ाने वाला वेद, ऐसा ज्ञान। वेद क्या है? ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान जो आपकी आयु को बढ़ाए। जैसे मैं लोगों को बताता हूं कि आज भी हर आदमी की जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 150 ईयर्स है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इसका मैं उदाहरण ये देता हूं कि आप एक धागे को 150 साल के उसमें माप में लिख लीजिए कि भाई इतने सेंटीमीटर का 10 साल हुआ, ऐसे 150 उसको धागे को बना लीजिए और उसको जितनी बार आप बीमार पड़ते हैं उतनी बार पीछे मुड़ के फिर आगे ले आइए। तो इफ यू फाइंड ये जो रिकरेंट एलिमेंट्स है, ये जो बीमारियां हैं जिनसे हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, कुछ सफरिंग में जाता है और फिर वापस नॉर्मल ढर्रे पे आता है। तो यदि आप ऐसे करके देखेंगे तो किसी की लाइफ 60 साल बचेगी, किसी की 70, किसी की 80 और किसी की 40 साल। तो ये बार-बार बीमार होना भी स्वास्थ्य के लिए या जीवन के लिए या आयु के लिए बहुत घातक है। अभी मेरी धर्मपत्नी के दादाजी 100 के बाद जाके मरे हैं और कुछ नहीं हुआ, जी, एकदम खड़े चलते थे और गाँव में पूरी जीवन गाँव में रहे तो गाँव का शुद्ध आप खुद उपजाना अपने खेत का चीज़ें और वो झुके भी नहीं कभी। 100 102-3 साल में आप जाके गुज़रे। तुलसीदास जी जी, 125 साल, तो आप जो कह रहे हैं वो तो आज भी दिखता है। एक चीज़ और सर सिद्धू ने कहा, ये जो जी। मिल्क प्रोडक्ट है, ये हाँ मिल्क जी। प्रोडक्ट भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। क्या शुद्ध देख दूध आदि, पनीर आदि भी नुकसान पहुँचाता है? मैं मैं आपको ये बताऊँ कि यदि मिल्क प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क प्रोडक्ट जो आज हमें हमारे पास उपलब्ध है, वो अत्यंत हानिकारक है। क्योंकि ये मिल्क है या नहीं इस पर ही भरोसा नहीं है। लेकिन दूध की यदि प्रॉपर्टीज देखें आप, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। दूसरी चीज एल्कलाइन इन नेचर होता है, वो एसिडिक नहीं होता है। तो दूध इस तरीके से हार्मफुल नहीं है, लेकिन शुद्ध दूध मिलना मुश्किल है। मैं हुँ। जैसे लोगों को बताता हूँ प्लेटलेट्स नहीं बढ़ रहे तो आप बकरी का दूध कहीं से ले लीजिए। 1 पाव बकरी का दूध पीजिए, आपके प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो जाएँगे। यानी कि आपका बोन मैरो सही होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि दूध खराब है। आजकल दूध के बारे में और दूध के प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मिल्क, यदि आपकी बॉडी मिल्क एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मिल्क इंटॉलरेंस है, यानी कि आपको एक वो है जिसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को आपकी बॉडी रिजेक्ट कर रही है, एक्सेप्ट नहीं करती है, तब तो मिल्क ठीक है बंद कर देना। अदरवाइज़ मिल्क में बहुत सारे गुण हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कर्ड सूट करता है, वो कर्ड खाने से भी वो ठीक हो सकते हैं बिकॉज़ दैट विल क्रिएट एन अल्कलाइन एनवायरनमेंट इनटू द बॉडी। तो इस चीज़ में आजकल चूँकि इतनी बातें और सिद्धू साहब ने जितनी भी बातें कही हैं और जितनी भी बातें प्रैक्टिस की हैं या वो किया है, वो सब उन्होंने पढ़कर और लोगों की बातें सुनकर किया है। लेकिन हमारा तो ये ग्राउंड पर एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ डील करने का एक्सपीरियंस है। लाखों पेशेंट्स को हैंडल करने के बाद हम मेरा यही निर्णय है कि मिल्क इस तरीके से घातक नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मुझे खुद को कर्ड सूट नहीं करता है। अब दुनिया भर कहती है कि कर्ड बहुत अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि कर्ड अच्छी चीज़ है, खाना चाहिए। लेकिन यदि कर्ड आपको सूट नहीं करता है, तो कर्ड नहीं खाना चाहिए। जैसे मेरा हुँ। बेटा है, वो गरम दूध नहीं पी सकता है और वो दूध पीने के लिए मना करता है, बल्कि वो कर्ड खाता है और उसको कर्ड सूट करती है।
और तीनों मील में वो कर्ड खाने को तैयार है, लेकिन हुँ। दूध नहीं पीता है। मुझे दूध पसंद है, मैं दूध पीता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि एक तत्व जो एक आदमी के शरीर को सूट करे, वो हर आदमी के शरीर को सूट करे। हुँ। इस बात को समझना होगा। ये पूरी चीज़ें जो उन्होंने दी, इट वाज़ गुड लक कि वो सब चीज़ें 100% काम कर गईं। और ज़रूरी नहीं है कि यही 100% चीज़ मैं दूसरे पेशेंट को दे दूँ, तो उसको भी ये काम कर जाएगा 100%, नहीं। तो इसमें कुछ वेरिएशन करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि किसको कैसा एहसास हो रहा है उस चीज़ का। जैसे ये शुद्ध सर घी मैं है। हम लोग तो गाँव में देखे हैं, गाँव में हमें पला-बढ़ा हूँ। साढ़े जी, साढ़े 6 जी। 7 बजे के बाद कोई नहीं खाता और 8 बजे गाँव सो जाता है। हाँ, मैं बिल्कुल, एकदम सही बात और कह रहे हैं। बिल्कुल, और मैं उदयपुर राजस्थान में मैं पढ़ा हूँ। वहाँ हॉस्टल में हम लोगों को साढ़े 6 7 बजे भोजन मिल जाता था। उसके बाद हमें जी, कोई जी। भोजन नहीं मिलता था। अभी का ही लाइफ ऐसा हो गया है कि रात के 10-11 बजे खा रहे हैं। तो सिद्धू जी ने जो कहा है, वो तो हम बचपन में अपने लाइफ़स्टाइल में जी चुके हैं और 10 बजे ठीक है, स्कूल जाते थे तो स्कूल में नाश्ता थोड़ा पहले मिल जाता है, लेकिन घर में तो द 10 बजे से पहले नाश्ता कभी मिलता ही नहीं था। तो बिल्कुल सही ये तो बात है, हमारी एकदम सही। नानी-दादी को एक मतलब पता था, सब कुछ पता था, बिना कहे पता था। लेकिन अब एक आखिरी सवाल सर कि आपका जो ज़ैरोपैथी कैंसर का जी, इलाज आप करते हैं, कितना जी। टाइम लग जाता है? और वो किस तरह से करते हैं? मतलब वो कीमोथेरेपी आदि लेते रहते हैं, क्या होता है? वो भी थोड़ा बताइए ताकि इन्वेस्टिस के स डेली के जो दर्शक हैं, उनको फ़ायदा मिल सके, लाभ मिल सके। संदीप जी, ये एक बेसिक वो है कि यदि हम कीमोथेरेपी बोलते हैं जिस शब्द को कीमो, तो दिस इज़ बेसिकली अ पॉइज़न। और ये कीमो की शुरुआत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, जो हुँ, ये युद्ध में सैनिक जो घायल हो जाते थे बहुत ज़्यादा, तो हुँ, उनको उनके दर्द को कम करने के लिए उनको ये नशीली चीज़ें दी जाती थी जिससे उनको एहसास ही ना हो, लॉस ऑफ हुँ, सेंसेशन हो जाए। कीमो की खोज वहाँ से शुरुआत हुई, कीमो के पीछे पड़ गए लोग और कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी का काम है टू किल सेल्स, क्योंकि ये जो ज़हर है, जब शरीर के अंदर जाता है, तो ये इस बात को नहीं पहचानता कि कौन-सा सेल कैंसर वाला है और कौन-सा नॉन कैंसरस अच्छा सेल है। हुँ, ये तो जो भी चीज़ ये बुलेट की तरह है, जो भी चीज़ गोली के सामने आएगी, वो मर जाएगी। उसी तरीके से जो भी सेल के पास ये कीमो पहुँचेगी, ये दवा पहुँचेगी, ये मेडिसिन जिसे मेडिसिन कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में ये ज़हर है। जब ये पहुँचेगा तो उस सेल को किल कर देगा। अब किसी भी शरीर में एट एनी गिवन टाइम देयर आर मोर गुड सेल्स। शरीर में ज़्यादा अच्छे सेल होते हैं, किसी भी समय आप गिन लें, कोई भी स्टेज कैंसर चल रहा हो, और कम कैंसरस सेल होते हैं। तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी अनुपात में अच्छे सेल ज्यादा मरेंगे और बुरे सेल कम मरेंगे, कैंसर सेल। तो ये तो प्रक्रिया हुई ही नहीं कैंसर को खत्म करने की, लेकिन फिर भी ये प्रैक्टिस में है। और 90% लोग, 99% लोग यदि कहें, 90% नहीं, तो वो इस मॉडर्न पद्धति को अपनाते हैं और उसको ना छोड़ने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं हम इसे नहीं छोड़ पाएंगे, आप कर दीजिए जो करना है साथ में। तो फिर हमें एक सपोर्टिव रोल में काम करना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि भई हमारा काम है कि आपका एनर्जी लेवल डाउन ना हो, आपका शरीर क्षीण और दुर्बल, जो ये कीमो देने के बाद आप एकदम निढाल हो जाते हैं, उससे आपको बचाए रखें। आपकी इम्यूनिटी, ये पॉइज़न देने के बाद सडनली इम्यूनिटी लेवल बहुत लो चला जाता है और हुँ, अ, इम्यूनिटी ही हमारे हिसाब से शरीर को बचाने का काम करती है। कैंसर हुँ, को खत्म करने का काम करती है। तो हम इम्यूनिटी लेवल को बनाए रखने का काम करते हैं, तो हमारा वहाँ सपोर्टिव रोल हो जाता है। सर्जरी की बात एकदम सही है, मैं सर्जरी के लिए एग्री करता हूँ कि कभी हुँ, यदि किसी ऑर्गन में ज़्यादा कैंसरस सेल एक जगह पर इकट्ठा हो गए, तो उन्हें हुँ, सैनिटाइज़ कर देना बहुत ज़रूरी है और वो सर्जरी के ज़रिए बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। हुँ, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कई बार सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी सर्जरी की जाती है, हुँ, क्योंकि पैसे का खेल है ये सब। तो जब इस तरीके की सर्जरी होती है वो हानिकारक है, लेकिन हुँ, वास्तविक रूप में जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है वो सर्जरी भी लाभकारी है और सर्जरी की जा सकती है।
कई बार हमारे पास पेशेंट आता है तो हम कुछ लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि भाई आप इसको सर्जिकली ऑपरेट करके निकलवा दीजिए, इस जगह पर कंसंट्रेशन ज्यादा है कैंसरस सेल का, बाकी निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। अब रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन इज बेसिकली बर्निंग। आप रेज के जरिए उस कैंसर के सेल को, जहां वो जिस जगह पे लोकेटेड है या जहां पर था, जहां से आपने सर्जरी किया है, उसके आसपास के एरिया को आप जलाते हैं। और जब जलाते हैं तो वहां के आसपास के सभी सेल, और ना कि उस पॉइंट के, बल्कि जहां से ये रेज अंदर जाएंगी उसके पैसेज में उस पॉइंट के पहले तक जितना भी एरिया आता है वहां के सेल भी डैमेज होते हैं। और वो सेल डैमेज का इफेक्ट आपको रेडिएशन के दौरान नहीं दिखेगा। रेडिएशन हो जाने के 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपकी आंख कमजोर होने लगी, आपको कम सुनाई देने लगा, आपके जीभ का टेस्ट चला गया। तो इस तरीके की वो चीजें, क्योंकि वो उस समय पर जितने सेल डैमेज होते हैं उसका शरीर में इफेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये तीनों चीजें वास्तविक रूप में कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर नॉर्मल नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है बाय इनहैंसिंग इम्यूनिटी, बाय प्रोवाइडिंग ऑल द ग्रेडियंट्स, मतलब वो इंग्रेडिएंट्स हम शरीर को दें जिसकी शरीर की जरूरत है। शरीर के एनवायरनमेंट को एल्कलाइन करने, उसके लिए सप्लीमेंट्स देते हैं। और इस तरीके से शरीर जो है अपने आप को स्वयं कैंसर से बचा सकता है, निकाल सकता है। और उसका उदाहरण जो है सिद्धू जी ने आपको प्रत्यक्ष दिखाया हुआ है। तो हम जो जायरोपैथी में करते हैं, हम बेसिकली टैबलेट्स और कैप्सूल्स पर इसलिए गए क्योंकि ये आसान है लोगों को खाना। ऑफिस में बैठे हुए भी वो खाना इसको खा सकते हैं, अपना जीवन नॉर्मल चलाते हुए भी ये चीजें खाई जा सकती। और इनमें बेसिकली हम शुद्धता का ध्यान देते हैं कि जितनी भी चीजें हों प्योरेस्ट फॉर्म में हों। और यही कारण है कि सप्लीमेंट्स, अधिकतर लोग मुझसे कहते हैं कि भाई आपकी जो चीजें हैं वो महंगी हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई महंगा नहीं होगा तो काम कैसे करेगा। और हर चीज की कीमत है, अच्छी चीज की हर जगह कीमत है, सिर्फ जायरोपैथी में नहीं। आप घड़ी खरीदते हैं, पेन खरीदते हैं, कॉपी खरीदते हैं, पेपर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, सब जगह यही है। ठीक तो बात है और जीवन से ज़्यादा महँगा तो नहीं है, जीवन अगर बचता है उससे और सर, सबसे बड़ा है प्योर एक्सट्रैक्ट जो है लाना जी, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, प्योर एक्सट्रैक्ट क्योंकि खान-पान इतना दूषित हो चुका है, तो वो जी, करते हैं। मैं एक आखिरी सवाल और आपसे पूछूँगा सर, जायरोपैथी में कितने कैंसर के मरीजों का अब तक इलाज रहा हुआ और आपका क्योंकि आप बहुत मेंटेन रखते हैं डाटा मैंने आपको देखा है और क्या रेशियो रहा है उनका संदीप जी, मतलब उनके लगभग सर्वाइवल का? जैसे कैंसर के केस में मैं आपको ये बताऊं कि पहला पार्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट करके हमने कैंसर से निकाल दिया, 5 से 6 महीने, 7 महीने मैक्सिमम, इतने टाइम में कैंसर खत्म हो जाता है, चाहे वो 4th स्टेज हो चाहे 1st स्टेज हो। लेकिन यहाँ जो मैंने एक बार अभी भी थोड़ी देर पहले बात किया था इंटेंसिटी की, कई बार इवन 1st स्टेज यानी कि एक ऑर्गन में कैंसर है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, वो कंट्रोल में नहीं आती जब तक पता लगता है। तो उस केस में पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाता है। और वहीं 4th स्टेज कैंसर है, पूरे शरीर में फैला है, चार से ज्यादा अंगों में फैला हुआ है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी लो है, तो वो कैंसर पूरी तरह से क्योर हो जाता है। अब कैंसर क्योर करने के बाद वो यदि आप उसी तरह का जीवन जीने लगेंगे जैसा आप पहले जी रहे थे, जब आपको ये कैंसर बना और या कैंसर की शुरुआत हुई आपके शरीर में, तो यू आर गोइंग, वो आप कुछ समय बाद, 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप दोबारा उसी तरीके के जीवन को जिएंगे तो आप वापस फंस जाएंगे। और कैंसर के बारे में कहा जाता है कि 5 साल के दौरान रिलैप्स की 90% चांसेस हैं, उसके बाद वापस कैंसर आने की चांसेस कम है। तो हम लोगों को सुझाव देते हैं कि भाई यदि आप कैंसर का इलाज हमसे ले रहे हैं, ठीक होने के बाद एक मेंटेनेंस डोज फॉलो करिए, जो 2 से 3 टैबलेट्स या 4 टैबलेट्स डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का कैंसर कहाँ था, तो वो टैबलेट हम उनको बता देते हैं कि इनको खाइए। लेकिन आदमियों की मानसिकता है कि भाई अब तो मुझे कुछ है नहीं,
अब तो मैं एकदम ठीक हो गया, 100% रिमिशन हो गया कैंसर से। मैं किस लिए ये पैसा खर्च करूँ? और फिर वो दोबारा उसी गर्त में गिर जाते हैं। तो कैंसर का जो हमारे पास इलाज है, उसमें लगभग 60 टू 70% लोग बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और जिनको लंबा जीवन जीना होता है, वो थोड़ा मेंटेनेंस में यदि कुछ चीज़ें लेते रहते हैं सपोर्ट में, या तो वो मेंटेनेंस में टैबलेट्स ले लें या फिर ये जो रॉ चीज़ें हैं, हल्दी है, शुद्ध हल्दी खाएँ। जो ये ब चीज़ें घरों में उपलब्ध हैं, उनका सेवन करें, नींबू का सेवन करें। तो ऐसी चीज़ों का यदि सेवन करेंगे तो भी उनके शरीर में बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। तो यदि आप अपनी इम्यूनिटी किसी भी चीज़ से मेंटेन कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जायरो के सप्लीमेंट्स लें, बट देन यू हैव टू बी वेरी कॉशियस और आपको समझकर और एफर्ट लगाकर उस काम को करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप नेग्लिजेंट हो जाएँ। आप फिर बाहर का मैदा खाना और ये सब चीज़ें खाना-पीना शुरू कर दें, जिनमें ज़हर मिला हुआ है और जिनमें ये चीज़ें हैं, ज़हरीली चीज़ें हैं, तो आपके शरीर को कैसे बचा पाएँगे? क्योंकि कैंसर का जन्म ही होता है इम्यूनिटी कमज़ोर होने से और डाइग्रेस होने से। तो यदि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, तो कभी कोई कैंसर नहीं होगा। और ये बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं ए ए ए ए बस 1 सेकंड संदीप जी। बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं जो आए हमारे पास, उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कैंसर है। लेकिन हमें हाँ, पता है उनकी सब सिम्पटम्स देखकर कि इन्हें कैंसर है और हमने उनका इलाज किया, ये नहीं बताया कि आपको कैंसर है। अरे! और वो ठीक हो गए तो हमने उन्हें कहा अब पेट सीटी करवा लो, हम चेक कर लेते हैं कि आपके शरीर में कुछ है कि नहीं। अच्छा, दूसरा सिद्धू साहब ने बताया कि 10 से 12 लाख रुपया उनका खर्च हुआ इस इलाज में, ट्रीटमेंट में। हुँ, जैरोपैथी का इलाज मैक्सिमम 5 से 6 लाख के अंदर-अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो ये सब ब चीज़ें ब ए पॉसिबल हैं, और आधा संभव है। हो गया और आधा हो गया जी, और जी। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि जीवन और कैंसर एलोपैथ अभी तक इलाज नहीं ढूँढ पाया है। वो कीमोथेरेपी, रेडिएशंस की तरह से आपको एक तरह से ज़हर ही दे रहा है, जो बता रहे हैं। तो मैं ये सर आपने बहुत अच्छा बताया आज और मुझे लगता है कि ये जो हमारा एपिसोड है, वो लोगों को आँखें खोलेगा और मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी टाटा अस्पताल जैसे को कहना चाहता हूँ कि आपका फ़ोकस आम लोगों को बचाने में रखिए और सबको भगवान सब पर कृपा करेंगे, बिज़नेस में ना ये रखें। जी सर। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपने टाटा की बात कही तो मैं बताऊँ कि टाटा में एक पेशेंट है अंडर ट्रीटमेंट अभी कैंसर का। अच्छा। वो पेशेंट चौथे कीमो के बाद उसकी कंडीशन ऐसी ही हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकता था। हुँ, और कहीं से उसको जायरोपैथी का पता चला, उसने हमसे संपर्क किया और तत्काल उसने सप्लीमेंट्स शुरू किए। उसके बाद उसने 4 कीमो और लिए, ही इज़ फाइनली स्टेबल। और अब हुँ, मैंने उन्हें बोला है कि अब आप कीमोथेरेपी बंद कर दीजिए, तो अगले 2 महीने में आपकी सब रिपोर्ट्स मैं नॉर्मल कर दूँगा। हुँ, तो टाटा में ही इलाज चल रहा है। बहुत सारे पेशेंट मेरे टाटा से आए हैं, जिन्होंने हुँ। इलाज लिया और ठीक होके गए हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोग आते हैं लेकिन अब जिनके भाग्य में है वही पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ सर, मैं एक जी, जानकार हैं, सब तो टाटा मेमोरियल ही वहीं भागते हैं टाटा में। उनको पहले स्टेज में शुरू में ही था, तो हम लोगों ने बहुत कहा कि उनकी पत्नी को था, मेरी धर्म तो उन्होंने बहुत हम लोगों ने कहा कि आप वहाँ इलाज कराते रहिए लेकिन जायरो की मदद ले लीजिए, बच जाएँगे। पर उनको वो मॉडर्न पढ़े-लिखे, उनको जायरो, आयुर्वेद नहीं विश्वास। टाटा में पढ़े-पढ़े उनकी पत्नी गुज़र गई, 2 छोटे बच्चे हैं। पत्नी गुज़र गई अभी। तो जी। लोगों को क्या है कि आयुर्वेद पे और इन पे भरोसा वो वहीं भागते हैं और हम चाहते हैं कि लोग बचें किसी भी तरह से। लेकिन आप लोगों को कह ही सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम लोग क्या कर सकते जी, हैं, जी। लोगों को समझा ही सकते हैं बिल्कुल, और ऐसे समझाने में सिद्धू का जो वीडियो है प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने एक बड़ी भूमिका अदा की है। वो एक बिल्कुल, सेलिब्रिटीज़ हैं बिल्कुल। और हाँ, अपनी पत्नी के प्रति जो उन्होंने प्यार दिखाया, डेडिकेशन दिखाया और पूरे परिवार को, बेटे-बेटियों को लेके जैसा पत्नी लाइफ़ जीती रही, पत्नी ने चाय छोड़े तो अपना इन्होंने भी चाय छोड़े और इस तरह से एक जी। फैमिली बॉन्डेज के साथ
जो आई और उसने अपने इस बड़े संकट को उभार लिया और वही वो बताने आए हैं ताकि लोग इस संकट में ना फँसें और फँसें तो कैसे निकलें। और उसी चीज़ को ज़ैरोपैथी टैबलेट्स के रूप में उसी सप्लीमेंट्स को भोजन के जो एक्सट्रैक्ट्स तत्व हैं, जी। आयुर्वेद और सप्लीमेंट के रूप में ये करता है और खुद कमांडर नरेश जी का ही अपना अनुभव था जीवन और उनके फैमिली में जिसके कारण उन्होंने इस चीज़ को विकसित किया। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर कि आपसे जब भी संदीप मैं जी समय माँगता हूँ, मुझे समय मिल जाता है। एक छोटी-सी एक से छोटी चीज़ और बोलना दिमाग में आ गई। एक जी, जी। डॉक्टर रेडी स्ट्रैन है, जिन्होंने एक बुक लिखी है, वो खुद भी डॉक्टर है। उन्होंने भी अपनी पत्नी का ही इलाज किया और हुँ, ऐसा इलाज जो मतलब संभव नहीं था कहीं भी। तो हुँ, उन्होंने बुक का नाम दिया है, टाइटल है बुक का, व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो मे बी किलिंग यू। तो ये बुक पढ़नी चाहिए हर आदमी को, उससे ये पता चलेगा, आज से न जाने कितने सालों पहले ये बुक लिखी गई थी और बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। बट उन्होंने इस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि क्या चीज़ें आप लें, कैसे लें, बट ही डिड हिज़ ट्रीटमेंट बाय हुँ, नॉन मतलब ये मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर उन्होंने अपनी पत्नी को खुद डॉक्टर होते हुए ठीक किया और इसी तरीके की पद्धति से। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं इसमें और इनका प्रयोग करके आप ठीक हो सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ और बताना चाहूँगा हुँ, कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, जो हुँ, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ हुँ, मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिसमें ये कहा गया कि ₹2 का सोडा, ₹2 का मीठा सोडा कैंसर को खत्म कर देगा दुनिया से। भई वो ₹2 का न जाने कितने लोग खत्म हो गए, वो उस इस बात पर विश्वास करके मीठा सोडा ही खाकर उन्होंने बाकी ट्रीटमेंट को वो नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया, समझा नहीं चीज़ों को। उन्होंने समझ लिया कि सिर्फ़ मीठा सोडा खत्म कर देगा। मीठा सोडा एक पार्ट है उसका, कैंसर को खत्म करने का, कि आपकी बॉडी में एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। लेकिन इसके अलावा और भी कई पहलू हैं जो कैंसर से रिलेट करते हैं। लेकिन उस वीडियो में बाकी चीज़ों की चूँकि बात नहीं थी, तो काफ़ी सारे लोग गुमराह हुए। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का अनुसरण उस समय पर करिए या किसी ऐसे आदमी की सलाह से करिए, जिसको इसके बारे में पूरा ज्ञान हो या जिसको इसके बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हो। अपने आप स्वयं का इलाज करना भी कई बार खतरनाक हो सकता है। हुँ। जी, संदीप जी, मैंने कह दिया जी, पूरा। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच सर। मच। तो इस एपिसोड को मैं कहूँगा लोग ज़रूर देखें और अपने फैमिली, अपने मित्रों अपने जो जो भी नातेदार रिश्तेदार उनको ज़रूर भेजिए क्योंकि एक बार अगर संकट आ जाता है, तो कहा जाता है कि मिडल क्लास जो है मध्य वर्ग खासकर, वो निम्न मध्य वर्ग और गरीबी वर्ग में पहुँच जाता है अगर ऐसा बीमारी चपेट लेता है। भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन अगर हो तो आप बिना धैर्य खोए जिस तरह से सिद्धू ने अपने धैर्य को बनाए रखा और अपने खान-पान को मेंटेन किया और अपनी पत्नी को बचा लिया, आप ऐसे कर सकते हैं और आप कमांडर नरेश मिश्रा जी से भी संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच कि आपने समय दिया मुझे और इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमांडर नरेश मिश्रा जी, ज़ैरोपैथी के जनक। ज़ैरोपैथी अर्थात आयुर्वेद और फूड सप्लीमेंट यानी फूड के न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ दोनों को मिलाकर टैबलेट के फॉर्म में वो उपलब्ध कराते हैं ताकि हम जो ये चीज़ें ना ढूँढ पाएँ, ना कर पाएँ रूटीन में, तो वो उपलब्ध हो और सैल्यूट सिद्धू को नवजोत सिंह सिद्धू को एक सेलिब्रिटीज़ होते हुए उन्होंने ये जो स्टेप लिया, जिसके कारण आज पूरा मेडिकल फ्रेटर्निटी उनके पीछे है, लेकिन वो अपनी पत्नी को बचा तो ले गए और जीवन बचाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आप सबका दिन शुभ हो। जय सिया राम।